हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेस। मैं दीपक कुमार। आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूटन्स लॉ के सेकेंड लेक्चर के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इसका स्टेटमेंट है ना। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में ए बॉडी remain it remain its initial state ना, either at rest and in uniform motion unless an unbalanced external force act on it है ना। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ गिव्स definition of force है ना। हमने बताया कि ए बॉडी रिमेन इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। रिमेन इन, हम इन कर लें, रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। मतलब क्लियर है कि कोई बॉडी, आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेज में, कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करो। अनबैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि उसके पोजीशन में चेंज हो जाए। यदि रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए, है ना। तो इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है। तो ये तभी, कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू करना चाहेगा, साथ ही साथ यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करना चाहेगा, है ना। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आपने अप्लाई ना करो। वह अपने स्टेट को चेंज करेगा जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई करोगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं ना। जैसे मान लो कोई, यहाँ एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं कि कोई एक बॉडी है और यह क्या है, रेस्ट में है ना। यह रेस्ट में, इस पर हम यदि फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यह बॉडी मोशन में होके यहाँ आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या रहा होगा, पहले बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे ही इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए तो ये मोशन में इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो सकता है यदि जब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने लिखा है, या फिर अगला हमने लिखा है इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है बट उसका जो पार्टिकल का स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वह कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करा जाए, ठीक है। यही बात फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब क्वेश्चन ये है कि इनर्शिया क्या होता है, हम लोग डिस्कस करने वाले इनर्शिया क्या होता है, बट हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको किसका डिफिनेशन मिलता है, तो फोर्स का डिफिनेशन मिलेगा। किसका डिफिनेशन मिलेगा, फोर्स का, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। बाय द वे, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे इट इज property of a body by virtue of
which it opposes the change of its state। ठीक है ना। ये क्या करता है कि कोई बॉडी जिस पोजीशन में है, ठीक है ना, वो उसी सेम चीजें मैंने बताया कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। यदि आप उसको चेंज करना चाहते हो तो इनर्शिया क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ रेस्ट में, आप उसको मोशन में करना चाहते हो, तो बॉडी का जो इनर्शिया है ना वो क्या चाहेगा, वह तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो आप अगर मोशन में करना चाहते हो तो वो आपका अपोज करेगा, वो मोशन में नहीं होना चाहता है ना। इसके साथ ही हम लोग लिख सकते हैं सेकंड में, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इट इट डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है ना। इट इज independent from shape, size and state। स्टेट मतलब एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऑफ बॉडी है ना, ऑफ। क्लियर। तो यह क्या है कि यह केवल मास पर डिपेंड करेगा, यह जो है शेप पर भी डिपेंड नहीं करेगा, साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा, साथ ही साथ यह जो है स्टेट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, इस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। एक फिगर से हम इन चीजों को समझेंगे। बाय द वे, एक और मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ जो नॉर्मल लाइफ में आप यूज करते हो। जैसे मान लो इनर्शिया के लिए, जैसे मान लो कि आपके पास एक साइकिल है और साइकिल को मोशन में करना है, या फिर कहो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को मोशन में करना है, बाइक को मोशन में करना है, और कोई बाइक पर बैठा हुआ है ना, और वह रेस्ट में है, और ऐसे ही वो उसका इंजन ऑफ है, आप उसको मोशन में करना चाहते हो, है ना। अब क्या है कि आपने अपना फोर्स लगाया, पहले वन हैंड लगाया होगा, वन हैंड से हम लोग इसको मोशन में करते हैं, जैसे ही वन हैंड लगाए तो शायद मोशन में ना हो, है ना। अगर जैसे ही हमने डबल हैंड, दोनों हैंड लगाया तो मोशन में हो गया। तो समझना इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वन हैंड जब आपने लगाया तो मोशन में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका इनर्शिया अपोज कर रहा था, वह रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, तो इनर्शिया अपोज कर दिया, तो वन हैंड आपने लगाया तो मोशन में नहीं आया। जैसे ही आपने दोनों हैंड लगाया, तो क्वेश्चन है क्या दोनों हैंड लगा दिया तो अपोज नहीं कर रहा है? कर रहा है, तब भी अपोज कर रहा है, बट एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया उसके अपोज से, तो वह मोशन में हो जाता है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो कि आप कोई एसयूवी टाइप बड़ी गाड़ी ले लो, है ना, कोई कार एसयूवी टाइप ले लिया, और उस पर आपको उसको मोशन में करना है, उसका भी इंजन ऑफ है, आप उसको मोशन में करना चाहते हो, है ना। अब आपने बैक साइड से चाहे जहां से भी आपने उस पर फोर्स लगाया दोनों हैंड से, तो आप क्या फील करते हो कि वो मोशन में नहीं होता। ठीक है ना, मोशन में नहीं होता। यानी आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जो बॉडी का इनर्शिया था ना वो अपोज कर रहा, वो कह रहा नहीं नहीं हम तो रेस्ट में ही रहने दो, हम मोशन में नहीं जाएंगे। अब भले कितना भी फोर्स लगा लो वो मोशन में नहीं जाता, वो अपोज कर रहा है आपके, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अब हुआ क्या कि अब क्या करते हो आप कि दो तीन लोगों को और बुला लिया, ठीक है ना, और फिर जो है फोर्स लगा रहे अपन, तो क्या हो जाता है, मोशन में हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या दो तीन लोग और आ गए, फोर्स तो फोर्स आपने बढ़ा लिया, तो क्या उसने अपोज करना छोड़ दिया? ऐसा नहीं है, अपोज तो कर ही रहा है, लेकिन आपने एक्सटर्नल फोर्स और लोगों को बुलाकर ज्यादा कर दिया, तो फिर वो मोशन में हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ इससे पहले जो हम लोग बाइक वाला एग्जांपल लिए थे, उसमें अकेले काम बन गया कि चलो ठीक है हमने मोशन में कर दिया। अभी एसयूवी टाइप कोई बड़ी सी हैवी व्हीकल लिया, तो फिर उसमें कई लोगों को एक साथ फोर्स लगाना पड़ा। यानी क्लियर है कि जो अपोज करने की क्षमता बाइक की थी और जो अपोज करने की क्षमता एसयूवी की थी, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एसयूवी जो बड़ी हैवी व्हीकल है वो कुछ ज्यादा अपोज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी अपोज करने की ज्यादा है, और बाइक जो है वह कम अपोज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी अपोज करने की कम है। यह किस पर डिपेंड किया? ये डिपेंड किया है मास पर। यानी जो हैवी व्हीकल आपने लिया उसका मास ज्यादा है, तो वह ज्यादा अपोज किया, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। और जो बाइक की बात अपन कर रहे थे उसकी मास कम है, कम अपोज किया, तो कम ही फोर्स से वह उसके पोजीशन में चेंज हो गया, मोशन में।
तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मास पर डिपेंड कैसे करता है। एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल मैंने दिया है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने कहा इट डिपेंड्स ऑन मास, या मास पर डिपेंड करेगा, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम एक चीज यहाँ ले लेते हैं, सिंपल सी है ना, देखो यहाँ हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक जो है इस तरह का एक ड्रॉ करा है, ठीक है, और इसमें समझना है हम लोग क्या करते हैं, दो बॉडी ले लेते हैं। दो बॉडी ले लिया, एक कुछ इस तरह का, और इसका मास क्या है, एम है ना भाई, और एक इस तरह का बॉडी कुछ ले लिया, इस तरह कोई बॉडी ले लिया, और इसका मास है ना, इस तरह कोई बॉडी, इसका मास भी एम है। अब इनर्सिया इसका I1 है और इसका इनर्सिया I2 है। अब पूछा जाए कि I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या कहोगे, I1 इजिकल टू I2। शेप पर नहीं जाओ, शेप डिफरेंट डिफरेंट है, बट दोनों का मास सेम है ना। तो हमने कहा था कि इनर्सिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। तो मास यदि इक्वल है तो इनर्सिया भी इक्वल होगा, तो हमने लिखा I1 इजिकल टू I2। सिमिलरली फर्स्ट एग्जांपल अपन सेकंड एग्जांपल से और थोड़ा समझेंगे। अगर मान लो कि इस तरह का हमने सिचुएशन लिया है ना, और हमारे पास ये कोई बॉडी है इस टाइप का, और इसका मास m है, और यहाँ कुछ हमने इस टाइप का बॉडी ले लिया है ना, और इसका मास 2m है, कितना 2m। अब इसका इनर्सिया I1 है और इसका इनर्सिया I2 है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, तो तुम क्या कहोगे, I2 इज ग्रेटर देन I1। ऐसा क्यों, स्टेप तो डिफरेंट है, बट हम क्या देख रहे हैं कि इसका मास जो सेकंड है, इसको सेकंड हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इसका मास 2m है, इसका मास m है, यानी क्लियर है कि इसका इनर्सिया ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। उसी तरह हम थर्ड की बात कर ले, तो थर्ड में देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम यहाँ जो है एक बॉडी ले ले ना, और ये जो है रेस्ट में, इसका मास m है ना, और यह जो है रेस्ट में। दूसरा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि ये जो है एक बॉडी ले लिया और यह जो है मूव करे, v इजिकल टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है ना, और इसका इनर्सिया है I1 और इसका इनर्सिया है I2। मास दोनों का सेम। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों के इनर्सिया में क्या रिलेशन होगा, एक तो रेस्ट में है और एक मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इस केस में दोनों का इनर्सिया सेम होगा, क्योंकि यह रेस्ट और मोशन पर, यूनिफॉर्म मोशन पर डिपेंड नहीं करता, यह कंप्लीटली मास पर डिपेंड करता है। मास दोनों का सेम है तो हमारा इनर्सिया भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि इनर्सिया जो है सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। ये कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ गए। तो नेक्स्ट में हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसको समझो। हम कह सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ मूविंग बॉडी, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो P इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी, ठीक है ना, m इंटू वी। यह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम कह सकते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इस डायरेक्शन, ठीक है ना, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी के अलोंग इसका डायरेक्शन। यूनिट की बात कर लें तो यूनिट हो जाएगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम हमें यहाँ समझ गए कि यह जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगा, और यूनिट जो होगा इसका मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी एक बॉडी है यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली लिख सकते हो, उसका मास होगा कुछ, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन आएगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो वेलोसिटी ईस्ट के अलोंग है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ तो क्या कहोगे, ईस्ट के डायरेक्शन में ही होगा। अगर इसका यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल
प्रोजेक्टाइल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम देखेंगे कुछ केसेज में, है ना। चेंज इन लीनियर मोमेंटम और फर्स्ट पार्ट हम लोग चेंज इन लीनियर प्रोजेक्टाइल के केस में चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे टी टाइम में, ठीक है ना। तो पहले इसको फिगर से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। यहाँ एक्स एक्सिस है और यहाँ क्या है वाई एक्सिस है, और यहाँ एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरह से, है ना, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है कि एक जो है यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, एंगल क्या है थीटा, है ना। अब यहाँ देखो टी समय के बाद पार्टिकल कहाँ रहा होगा, कहीं यहाँ पहुंच गया, यार टी समय बाद। तो यहाँ जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, एक तो वी एक्स इस डायरेक्शन में होगा और एक जो है वी वाई इस डायरेक्शन में, इधर तो वी है। टी समय बाद यहाँ पहुंच गया, ये पॉइंट 2 है और एक पॉइंट पी मान, ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन टाइम टी, टी टाइम के बाद लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो पहले पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर यहाँ रहा होगा, धीरे धीरे पार्टिकल हम मान लेते हैं कि टी टाइम पर पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंच गया। पी पॉइंट पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो पहले अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। ये कहाँ ब्रेक कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओ पॉइंट पर, और यू का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा यू साइन थीटा। जैसा कि हम लोग वेक्टर में जानते हैं, तो ध्यान होगा कि यहाँ जो है कोई पार्टिकल ए है, सॉरी वेक्टर ए है और एंगल थीटा है, तो इधर क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लिखते थे, ए साइन थीटा, ये लिखते थे। यहाँ भी यही वर्क हमने किया है। यहाँ हुआ क्या है कि देखो जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन, उसी तरह देखो यहाँ यू है ना, तो यू इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो यू कॉस थीटा हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर यू साइन थीटा हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी हमने बताया था कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वह होता है आई, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है के, ये हमने बताया। तो अगर हम इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिखें, है ना, वी इनिशियल लिखें, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, समझना, यू कॉस थीटा आई, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा जे, ये लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो हमने आई क्यों लिखा, क्योंकि यू कॉस थीटा, देखो यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, तो हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है, तो हमने लिख लिया यू साइन थीटा इंटू जे, ठीक है ना। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया। सिमिलरली यदि वी फाइनल हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, समझो। तो अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल मतलब टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ इसका वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा, हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ये हमने बताया प्रोजेक्टाइल। अब उसी तरह से वाई डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा और माइनस जी टी, यही होता है। वी वाई जो होगा टी समय के बाद वाई डायरेक्शन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर होता है, हमने बताया है। तो यहाँ हम लोग लिखें तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू आई, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है बताओ, यू साइन थीटा ना माइनस जी टी आई इंटू जे, यही, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का निकाल लिया प्रोजेक्टाइल के केस में, साथ ही साथ हम टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्लियर है। अब हम लोग हमको निकालना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम यदि हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समझो। यदि हम यहाँ लिखें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, तो क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम इंटू वी फाइनल, यही हो जाएगा, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इनिशियल, ही हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या है कि वी फाइनल का वैल्यू हमने यहाँ रख लिया, देखो यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये क्या है, ये जो है फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ हम लोग एम कॉमन ले लेते हैं ना, एम कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल, ही आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ जो है ना फाइनल का वैल्यू इसमें रख लेना है, वी फाइनल का वैल्यू यहाँ रख लेना है और साथ ही साथ वी इनिशियल का वैल्यू यहाँ रख लेना है।
ठीक है ना। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ तो एम तो रहेगा, तो एम तो यहाँ रख लिया, और वी फाइनल क्या था देखो, वी फाइनल था जहां तक हम समझते हैं, यहाँ एम तो रहेगा, वी फाइनल था यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा इंटू आई, है ना, यू कॉस थीटा आई इंटू आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी आई इंटू जे, यही था ना, देख लो यही होगा, है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब हम लोग क्या करते हैं समझना, कि यहाँ जो है माइनस करेंगे और इनिशियल का वैल्यू रखेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जी, यही है ना, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। एम तो यहाँ रहेगा, है ना। अब यहाँ जो हमारे पास आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू आई, है ना, और जे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू जे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जी टी जे आ जाएगा। अब ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस यू कॉस थीटा इंटू आई और माइनस और प्लस माइनस यू साइन थीटा इंटू जी, यही आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो यू कॉस थीटा आई, देख रहे यू कॉस थीटा आई, यू कॉस थीटा आई कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। चलो ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एम और ये हो जाएगा माइनस एम जी टी जी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी टी और माइनस जी, है ना। तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इतने के बराबर आएगा इस केस में। ध्यान रखना कि हमने क्या किया है, टी टाइम में जो निकाला है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम जी टी माइनस जे। माइनस जे यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, तो माइनस जे डिनोट कर रहा है कि वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्ड जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये डेल्टा पी हमको समझ में आ गया कि डेल्टा पी का वैल्यू हमने कैसे निकाला इस केस में। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है बिटवीन बॉटम एंड टॉप। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, समझना, यहाँ जो है अगर कह रहा है कि बिटवीन बॉटम एंड टॉप, बॉटम और टॉप के बीच का हमको चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। हम एक फिगर से इसको ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस है भाई, और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ वो है हमारे पास, मतलब वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ कुछ वेलोसिटी इसको दिए होंगे, हमने इस वेलोसिटी को यू लिया है और एंगल थीटा है ना। अब ये बॉटम पॉइंट है, और टॉप का मतलब कि मैक्सिमम हाइट पर आया होगा, टॉप यहाँ, इससे ज्यादा टॉप पर ये नहीं जाएगा, ये टॉप पॉइंट। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हम देखें तो क्या आएगा, यू कॉस थीटा। अब पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे ही टॉप पॉइंट की बात करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो वहां वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वह जीरो हो जाता है, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तभी तो पहले क्या होगा, पहले उस वेलोसिटी की वजह से कुछ हाइट पर जाएगा, और एक मैक्सिमम हाइट आने के बाद फिर जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये हम बताए थे प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो यहाँ यही कह रहा है कि बिटवीन बॉटम एंड टॉप, यानी टॉप पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा, और इसी पॉइंट और ये पी पॉइंट हम मान लें इसको, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच चेंज इन मोमेंटम हमको निकाल के दिखाना है। चलो यहाँ देखो, यहाँ इसका हम जो है ना कंपोनेंट में ब्रेक करें तो आएगा यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, यही आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे हमने निकाला था उस तरफ पहले वाले में, वैसे निकल जाएगा v इनिशियल इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जे हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जे, इनिशियली मतलब जब ये बॉटम पे रहता है ना। अब उसी तरह से जब टॉप पे आएगा तो v फाइनल हम लोग लिखेंगे, तो v फाइनल तो केवल एक ही वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे u cos थीटा इंटू आई, और y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी जीरो है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो x डायरेक्शन में आ गया u cos थीटा इंटू आई। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया, फाइनल वेलोसिटी पता हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वह क्या आएगा देखो, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल, यही आएगा। फाइनल का मतलब हुआ u cos थीटा इंटू आई, इसको ऐसे लिख लें, एम भी लिखें
तो हमारे पास आ जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, है ना। एम कॉमन ले ले तो आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा। बोलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग लिख ले ऐसे। तो अब हमारे पास आ जाएगा एम तो रहेगा, वी फाइनल का वैल्यू रख लेते हैं, तो आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू आई और माइनस, और इनिशियल का आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे लिखें एम, तो यू कॉस थीटा इंटू आई तो रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस यू कॉस थीटा इंटू आई और प्लस माइनस माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा। तो देखो यू कॉस थीटा प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एम और माइनस रख लेते, एम माइनस तो रहेगा, एम यू कॉस थीटा, है ना, सॉरी साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, साइन है, तो हम लोग यहाँ एम यू साइन थीटा लिखेंगे, है ना, एम यू साइन थीटा इंटू जे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी इजिकल टू, है ना, एम यू साइन थीटा, है ना, और माइनस जे, ऐसे लिख लेंगे एम यू साइन थीटा माइनस। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आया, माइनस जे का मतलब ये हुआ कि निगेटिव वाई एक्सिस में होगा, निगेटिव वाई एक्सिस में होगा। पहले वाले केस में भी निगेटिव वाई एक्सिस आया था, इस केस में भी निगेटिव वाई एक्सिस ही आ रहा, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू, और वैल्यू कितना आ रहा है, एम यू साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रख के सॉल्व किए, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आप एक बार इसको नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हम निकालना चाहें तो बिटवीन ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या मतलब हुआ कि अगर आप जो प्रोजेक्टाइल हमने इसमें प्रोजेक्टाइल के केस में चेंज इन मोमेंटम निकालना है ग्राउंड टू ग्राउंड। अब इसको हम लोग फिगर से समझेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस है और यहाँ क्या है, वाई एक्सिस है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब इस तरह का सिचुएशन रहा होगा, है ना, और यहाँ जो वेलोसिटी है वह यू है, और एंगल कुछ रहा होगा, एंगल इसका हम लोग ले लेते हैं थीटा, और इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा यू साइन थीटा, जिसके साथ अभी मैंने बताया जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है ना यू, जब से ही ग्राउंड से कोलिजन करेगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वही यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी आएगा। यानी यू से प्रोजेक्ट किए हो तो ग्राउंड पर आने के बाद यू ही वेलोसिटी रहता है, हमने प्रोजेक्टाइल में बताया। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी सेम रहेगा, ये थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। जिस एंगल से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इंक्लाइनेशन नहीं करके हम कहें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है जो यहाँ है, जो इनिशियल में है वो फाइनल में भी जब ग्राउंड से कोलिजन करेगा तब भी सेम रहेगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका आएगा एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में आएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वाई डायरेक्शन में, तो इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा, है ना, और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलो, जिसके साथ एंगल बनाया कॉस उसके परपेंडिकुलर साइन। तो हम लोग सबसे पहले वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाएगा वह आएगा यू कॉस थीटा इंटू आई प्लस यू साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता हो गया। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ से जाने के बाद इस पॉइंट पर एक कोलिजन करता है ग्राउंड से, उस समय का वेलोसिटी हम निकाल लें तो हमारे पास आएगा यू कॉस थीटा इंटू आई, और ध्यान रखना है प्लस, है ना, यहाँ जो निगेटिव वाई एक्सिस में आ गया तो ये वैल्यू इसका जैसे इधर क्या था पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इधर वेलोसिटी है तो निगेटिव लेना होगा, तो हम लिखेंगे यू साइन थीटा और माइनस जे, जे की जगह रखेंगे माइनस जे, है ना, क्योंकि निगेटिव वाई में है तो माइनस जे हमने रख लिया, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो देखो क्या रिजल्ट आता है वी फाइनल को। तो वी फाइनल इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई, चलो बहुत बढ़िया, यू कॉस थीटा इंटू आई, ठीक है ना। और यहाँ देखो प्लस, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस जो आएगा तो हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा। चलो, वी फाइनल निकल गया। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, है ना। चलो बहुत अच्छा, तो फाइनल क्या आ जाएगा, एम वी फाइनल और माइनस एम वी इनिशियल, यही आ जाएगा। एम कॉमन ले लेते हैं भाई, तो एम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही आ जाएगा। तो एम तो रहेगा वी फाइनल, वी फाइनल देख लो, वी फाइनल आएगा यू कॉस थीटा आई इंटू आई, है ना, और माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, है ना,
और इनिशियल इनिशियल यहाँ रखो, तो ये आ जाएगा इनिशियल जो आ जाएगा, इनिशियल यहाँ माइनस कर लिया, इनिशियल में वैल्यू रखो यू कॉस थीटा इंटू आई, है ना, और प्लस यू साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यहाँ मास एम है ना, अब यहाँ देखो यू कॉस थीटा इंटू आई, बहुत अच्छा, और माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, और ए माइनस आ जाएगा माइनस यू कॉस थीटा इंटू आई, और प्लस माइनस माइनस यू साइन थीटा इंटू जे, ये आ जाएगा। चलो तो यू कॉस थीटा ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस, तो हमारे पास आएगा क्या एम, और ए आ जाएगा -2u साइन थीटा इंटू जे, यही आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ देखो, अगर हम लिखें तो डेल्टा पी जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, है ना, 2, है ना, 2mu साइन थीटा इंटू जी, यही आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा पी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, देखो 2mu साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे माइनस जी, क्या लिखेंगे माइनस, या माइनस जी हो जाए, थोड़ा सा इसको सही कर लें, हो जाएगा साइन थीटा माइनस जे, यही आएगा ना। तो यही आएगा डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा पी आएगा 2mu साइन थीटा माइनस जे का मतलब क्या हुआ, निगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, है ना, निगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी, और फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फार्मूला में हमने पुट किया वी फाइनल वी इनिशियल, सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं ना, नेक्स्ट में चलो। तो हमारे पास नेक्स्ट है ना, अब यहाँ देखो, यहाँ का रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो डिफिनीशन है वह है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना। तो देखो, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज लिखेंगे dp अपॉन dt। तो यहाँ देखो एफ एक्सटर्नल तो हमने लिख ही लिया, अगर हम इसको साइन को हटाएं तो कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे dp अपॉन dt, तो k इंटू डी पी अपॉन डी टी। के का वैल्यू यदि 1 है तो हम लोग यहाँ लिखें एफ एक्सटर्नल इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, है ना। अब यहाँ देखो एफ एक्सटर्नल इजिकल टू लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और पी का वैल्यू लिख सकते हैं एम इंटू वी, ये लिख सकते हैं एम इंटू वी। अब होगा क्या, देखो यहाँ जो है ना, ये प्रोडक्ट का केस हो गया, डिफरेंशिएशन जो प्रोडक्ट वाला केस हम लोग देखे हैं। तो अगर m को कांस्टेंट मान ले तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो f एक्सटर्नल जो आएगा वह क्या आएगा, m को कांस्टेंट मान लिया और v dv अपॉन dt या प्लस। अब इस केस में ऐसा करते हैं, यदि v को कांस्टेंट मान ले तो v बाहर हो जाएगा, तो v और dm अपॉन dt यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो f एक्सटर्नल का यही वैल्यू आएगा, है ना। यदि दोनों वेरिएबल हो, m और v दोनों वेरिएबल हो, तो उस केस में तो यही आएगा। अब हम लोग इसको कुछ केसेज में देख लेते हैं ना, यहाँ देखो। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे, समझना, तो क्या होगा कि व्हेन m इज कांस्टेंट, है ना, m जो है कांस्टेंट, m जो है कांस्टेंट, तो क्या होगा समझना, m जब कांस्टेंट होगा तो हमारे पास आएगा f एक्सटर्नल इज इक्वल टू, है ना, m और dv अपॉन dt, प्लस v तो रहेगा, और m कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो लिख सकते हैं, हो जाएगा m dv अपॉन dt, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा m dv अपॉन dt को एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो f एक्सटर्नल जो आएगा वह m a के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो अब क्या हो सकता है समझना, अब हो सकता है हमारे पास, अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम सेकंड केस देखें, केस सेकंड देखें, है ना। तो केस सेकंड में क्या होगा, यदि v को कांस्टेंट मान, तो हम लिख सकते हैं व्हेन
v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट है ना। जब v कांस्टेंट हो तो देखते हैं हम। तो v कांस्टेंट जब होगा तो क्या होगा समझना। तो हम लोग f एक्सटर्नल लिखेंगे है ना। तो देखो यहाँ हो जाएगा m, और v जब यहाँ कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना, तो a टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो m इंटू जीरो प्लस ये तो v रहेगा रहेगा dm अपॉन dt है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं f एक्सटर्नल का वैल्यू आ जाएगा v dm अपॉन dt, यही आ जाएगा ना, v इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो ये रिलेशन आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स जो होगा वह जब v कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में F इजिकल टू एम ए अप्लाई करेंगे, और जब m कांस्टेंट रहेगा है ना, सॉरी जब v कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में v इंटू डी एम अपॉन डी टी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी हम जहां तक समझते हैं। अब देखो यहाँ जो F एक्सटर्नल इजिकल टू एम ए है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ना, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं है ना। एग्जांपल ले, एग्जांपल में क्या है कि कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी, और यह जो है इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर से F1, क्या फोर्स अप्लाई कर दिया F1, ठीक है। तो हमने रख लिया F1, और यहाँ देखो यहाँ फोर्स हमने अप्लाई कर दिया F2, और एक इधर फोर्स अप्लाई कर दिया F3, और इसका मास कुछ m है, और पार्टिकल का जो मोशन है ना कुछ इधर है, तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा जिधर मोशन होगा, ऐसे कुछ है। अब यहाँ देखो यहाँ हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है, F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो अभी हमने फार्मूला निकाला है। यहाँ देखो अभी फार्मूला निकाला F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यदि इसको हमको इस बॉडी पर अप्लाई करना हो या इसके फोर्स को नेट फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक्चुअली है क्या कि हम लोग इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो नेट फोर्स जब हमको लिखना होगा, सुनो, जब नेट फोर्स हमको लिखना होगा तो क्या करना है उसको समझो। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और एक स्टूडेंट हमको इधर से खींच रहा है, एक स्टूडेंट इधर से खींच रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट इधर का फोर्स ज्यादा हो, मान लो इधर 40 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है, तो हम किधर मूव करेंगे, हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जो 40 न्यूटन का फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि उधर का फोर्स ज्यादा है तो हमारा मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो जब नेट फोर्स निकालना हो तो हमेशा याद रखो कि मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स किधर है, इस फिगर को देखकर आप बता सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स जो है ना उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट है। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो यानी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम रहा होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लिखें एक्सीलरेशन डायरेक्शन में, तो हम लोग लिख सकते हैं F1, इधर जो है F2, ये दोनों F1 प्लस F2, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से कम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे, तो F1 प्लस F2, और इस डायरेक्शन में तो निगेटिव लेना होगा, तो माइनस F3 इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं F इजिकल टू एम ए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को आप पॉजिटिव मान लो, और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स है उसको निगेटिव मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है F1 और F2, तो दोनों को हमने पॉजिटिव ले लिया, और एक्सेलरेशन के अपोजिट में कौन सा फोर्स है F3, तो F3 को हमने निगेटिव ले लिया, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 माइनस F3 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वह है मोशन ऑफ रॉकेट के बारे में ना। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट आपने देखा होगा, ठीक है ना, सैटेलाइट में रॉकेट अपन लॉन्च करते हैं, देखा होगा उन चीजों, उसी के मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखो तो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है इस टाइप का एक रॉकेट बनाते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ देखिए रॉकेट है हमारे पास, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, हमने एम मान लिया, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो रॉकेट में होगा क्या कि यहाँ फ्यूल जो है इसका कुछ गैसेज के रूप में इस तरह बाहर निकले, है ना,
ये गैसेज के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है इसका वेलोसिटी जो होगा, फ्यूल जो बाहर निकल रहा है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लोग इस पर वेट लगा सकते हैं, mg डाउनवर्ड लगा सकते हैं वेट इसका। अच्छा अब देखो, जब ये फ्यूल, समझना कि जब ये फ्यूल बाहर निकलता है, ठीक है ना, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसमें फ्यूल कुछ ज्यादा ही रहता है, रॉकेट में फ्यूल ज्यादा रहेगा तो फ्यूल इतना रहेगा कि मास पर इफेक्ट पड़ेगा, रॉकेट के मास पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे फ्यूल बाहर आएगा, ठीक है ना, तो मास इसका डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ कुछ 500 या फिर उससे भी ज्यादा केजी या 1000 केजी फ्यूल आपने यहाँ रख लिया है, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे फ्यूल बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो 1000 केजी जी फ्यूल है, एग्जांपल में 1000 केजी अगर आपने फ्यूल रखा है और धीरे धीरे करके 500 केजी बाहर हो गया, तो 500 केजी उसका मास डिक्रीज कर गया ना। ठीक है ना, यानी एक बात तो क्लियर है, हम बताना क्या चाह रहे हैं वो ये कि मास यहाँ डिक्रीज कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है किसका? रॉकेट का। इनिशियली मास कुछ और रहा होगा और जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, है ना, वैसे वैसे इसका फ्यूल बाहर जाएगा तो इसका मास डिक्रीज होगा। एक बात क्लियर है। तो जब मास डिक्रीज हो रहा होगा यानी क्लियर है कि मास इसका चेंज हो रहा है, मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब मास चेंज हो रहा है तो हमने अभी बताया है, यहाँ देखो कि यदि मास चेंज हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक फोर्स एक्ट करता है और वह फोर्स को लिखते हैं वी डी एम अपॉन डी टी, वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है ना, यानी क्लियर है कि यहाँ जो फ्यूल की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना एक्ट करेगा? वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो वी डी एम अपॉन डी टी, जितना फोर्स, ठीक है ना, जितना फोर्स एक गैस बाहर होने की वजह से इधर अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स अपवर्ड लगाए। गैस के बाहर निकलने की वजह से जो फोर्स डाउन लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लगता है? अपवर्ड, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स अपवर्ड लगाएगा। एक्चुअली इसमें एक क्यों होता है कि एक कंजर्वेशन ऑफ, जैसे हमने न्यूटन थर्ड लॉ देख लो, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। उसमें क्या होता है कि जितना फोर्स एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन हुआ किधर बोलो, एक्शन हुआ ये गैस के बाहर निकलने की वजह से जो फोर्स लगा, तो उतना ही फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा। तो अपवर्ड जो लगेगा हम इसको यहाँ लिख लें, एफ अप इजिकल टू वी डी एम, इसका मास एम लिए हैं, है ना, तो डी एम अपॉन डी टी, इतना फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। और वेट लगा, इसी को अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, है ना, अपथ्रस्ट फोर्स। अब यहाँ देखो हमारे पास यदि हम इसका, और ये कुछ ए एक्सेलेरेशन से अपवर्ड जा रहा है, किधर? ए एक्सेलेरेशन, तो हमको निकालना है एक्सेलेरेशन ऑफ रॉकेट। हम समझते हैं, फिगर आपको समझ में आया होगा, है ना, ए इसका वेट, इसका मास सेम है तो वेट लगा डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा अपवर्ड। क्यों लगा? हमने बताया कि गैस जब बाहर आता है मास चेंज हो जाता है, तो मास चेंज होगा तो मास चेंज होने की वजह से फोर्स लगेगा वी डी एम अपॉन डी टी, और जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही अपथ्रस्ट अपवर्ड लगेगा, तो अपथ्रस्ट लगा वी डी एम अपॉन डी टी। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे? एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ही लिखेंगे। तो एफ नेट क्या होगा? अब क्वेश्चन ये है कि एफ नेट हमने बताया ना कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे और एक्सीलरेशन के अपोजिट निगेटिव लोगे। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स है तो हम लिखेंगे एफ अप, है ना, माइनस एम जी इजिकल टू एम इंटू ए एक्सीलरेशन। अब तो एफ अप का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी डी एम अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं? वी डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी इजिकल टू एम इंटू ए। तो भाई यहाँ से ए निकल सकता है, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा ए इजिकल टू, है ना, वी डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी अपॉन एम। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हम लोग निकाल सकते हैं रॉकेट का, है ना, रॉकेट का एक्सेलेरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी अपॉन एम, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा रॉकेट के केस में। यही हमको निकालना था कि भाई एक्सेलेरेशन बताओ आप रॉकेट का क्या हो।
नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के बीच हमको रिलेशन निकालना है ना, मास और वेलोसिटी के बीच हमको रिलेशन निकालना है। देखते हैं, तो हमारे पास जो रॉकेट है ना, रॉकेट का जो अभी हमने बनाया है, ठीक है ना, और इसका मास m मान ले हम लोग ना, और इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं AR। क्या मान लिए? AR, एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी हमने रिलेशन निकाला था, क्या निकाले थे? V dm अपॉन dt, है ना, ठीक है ना, dm अपॉन dt, ठीक है। और एक कांस्टेंट रेट से मास इसका डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रेट से। तो हम चाहे तो थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ मास, ठीक है ना। और यहाँ जो वेलोसिटी है ना, यहाँ v जो है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट। तो यहाँ हम लोग लिखे वी हैव, क्या आ जाएगा देखो, v dm अपॉन dt माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू इसका एक्सीलरेशन AR रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ v जो है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट है और एक कांस्टेंट है ना, तो v dm अपॉन dt माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू AR। अब यहाँ देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे समझना कि यहाँ जो है dt को मल्टीप्लाई कर लें, मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो v dm तो रहेगा रहेगा, है ना, और dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dt इंटू एम जी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई dt, और इजिकल टू m। और यहाँ देखो ए आर को हम लोग लिख सकते हैं डी वी आर, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और डिवाइडेड बाई डी टी। तो ए डी टी से ए डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? वी डी एम माइनस एम जी इंटू डी टी इजिकल टू एम इंटू डी वी आर, है ना। अब ऐसा करते हैं, एम वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाता है? वी डी एम अपॉन एम, है ना, और माइनस एम जी इंटू डी टी अपॉन एम, है ना, इजिकल टू डी वी आर, ये आ जाएगा। तो एम और एम तो भाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वी डी एम अपॉन एम, है ना, माइनस जी डी टी इजिकल टू डी वी आर, यही आ जाएगा, है ना। अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं, देखो क्या आता है, ठीक है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आया अभी रिलेशन v dm अपॉन m, है ना, और v कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस g कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, dt इंटीग्रेशन में हमने बताया है इजिकल टू डी वी आर, इंटीग्रेट कर दिया, है ना। यहाँ v और g कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से हमने बाहर कर दिया, है ना। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में किसी को भी दिक्कत है तो हमने वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप देख समझ सकते हो, है ना। अगर मान लो यहाँ जो रखना है लोअर लिमिट, तो एम इनिशियल इसका कुछ मास होगा और फिर फाइनल कुछ मास आएगा रॉकेट का, है ना, और टाइम इनिशियल कुछ होगा और फिर टाइम फाइनल कुछ आएगा, है ना। उसी तरह रॉकेट का जो वेलोसिटी होगा वह कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगा। इस तरह से हमने कर लिया। तो यहाँ तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े? देखो यहाँ डी अपॉन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होता है? एल एन एक्स, यही होता है, ये रिलेशन होता है, मैंने बताया फार्मूला डी अपॉन डी एक्स का एल एन एक्स। तो उसी फॉर्म में आ जाएगा वी एल एन एम, आ जाएगा वी एल एन एम, कहाँ से कहाँ तक? एम इनिशियल टू एम फाइनल, आ जाएगा माइनस, है ना, आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास माइनस जी, और डी टी का तो टी हो जाएगा भाई, कहाँ से कहाँ तक? टी इनिशियल टू टी फाइनल, है ना, इजिकल टू, और डी वी आर का हो जाएगा वी आर इंटीग्रेशन, और लिमिट रख लो v इनिशियल टू v फाइनल, नहीं आ जाएगा। अब लिमिट हम लोग पुट करते हैं, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v ln m फाइनल माइनस ln m इनिशियल, यही आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा, और ये हो जाएगा माइनस g अपर लिमिट t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना, इजिकल टू यहाँ लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल। बहुत अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया सब में। अब यहाँ एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं एल एन एम माइनस एल एन एन, है ना, इसको लिखते हैं एल एन एम बाई एन, ये फार्मूला होता है।
इसका फार्मूला ए होता है। इस फार्मूला पे यदि हम रखें तो v तो यहाँ रहेगा, है ना, और इसको लिख सकते हैं ln m फाइनल अपॉन m इनिशियल, ये आ जाएगा। बहुत अच्छा। माइनस जी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो रहेगा, और ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, ये आ जाएगा। तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। v इनिशियल को इधर ले आए तो क्या आता है, देखो v इनिशियल को इक्वेशन के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, v फाइनल लिखें तो लिख सकते हैं v इनिशियल प्लस v इनिशियल, ये प्लस v ln m फाइनल अपॉन m इनिशियल, और प्लस या माइनस है तो यहाँ माइनस जी, तो यहाँ माइनस जी हम लोग रखेंगे, है ना, यहाँ माइनस जी हम लोग रखेंगे तो जाएगा माइनस जी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये रिलेशन आ जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, है ना। तो यही हमको निकालना था रिलेशन। बताओ इफ जी इज इक्वल टू जीरो, यानी ग्रेविटी को हम लोग कंसिडर ना करें तो उस केस में क्या जाएगा, वी फाइनल वी इनिशियल प्लस वी ln m फाइनल अपॉन m इनिशियल, और जी का वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो ए टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो लॉग है ना वो बेस ई के फॉर्म में, तो हमको बेस 10 के फॉर्म में लाना है। तो बेस 10 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो v फाइनल इजिकल टू हो जाएगा v इनिशियल प्लस 2.303, है ना, आई इंटू वी लॉग, है ना, m फाइनल अपॉन m इनिशियल। तो यही रिलेशन आ जाएगा हमारा फाइनली, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी सबको। तो ये रिलेशन होता है किसका, तो रॉकेट के वेलोसिटी और मास के बीच, है ना, v इनिशियल प्लस 2.303 v लॉग मास ऑफ रॉकेट, फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं, फाइनल मास, और यहाँ एम आई का मतलब रॉकेट का इनिशियल मास, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार नोट कर लो, है ना। अब हम लोग जो इस पर क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।